लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्कस कर लिया था और इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज डिस्कस किया था हमने। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है KQ/R²। आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा KQ/R²। और उसकी वजह से हमने डायरेक्शन नहीं बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड की। डायरेक्शन क्या होती है, एक अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उससे क्या होती है, अवे होती है, और नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी क्वांटिटी है जो किसी भी चार्ज के सराउंडिंग रीजन में प्रेजेंट होती है। अगर उस रीजन में आप किसी भी अदर चार्ज पार्टिकल को रखते हो तो वो उस पर क्या लगाता है, फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा, F=Q/E। यही हमने डिफाइन किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट चार्ज होगा। हमने कैसे डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड को, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, किसी भी रीजन में, वो सराउंडिंग स्पेस में वो रीजन है जिसमें अगर किसी भी अदर चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो उस अदर चार्ज पार्टिकल पर जब फोर्स लगता है तो फोर्स पर यूनिट चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो हमने बहुत ही छोटा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा था वहाँ पर, जिसकी वैल्यू क्या था 10⁻�0, और उस पर हमने क्या निकाला था, फोर्स निकाला था। फिर फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया था। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का हमने फॉर्मूला भी निकाला था KQ/R²। उसका ग्राफिकल वेरिएशन भी देखा था, ग्राफिकल कैसे वेरी करेगा, ठीक है। और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइन्स ही बनाई थी, कैसे इलेक्ट्रिक लाइन्स उसकी वजह से होंगी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा था, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके हमने एग्जाम्पल भी देखे थे। सेम उसी टाइप से एग्जाम्पल आते हैं जैसे कूलम्स लॉ में आते हैं। अब हमें उसी तरीके के सिस्टम चार्ज पार्टिकल में एक स्पेशल टाइप का सिस्टम ऑफ चार्जेस होता है जिसको क्या बोलते हैं, डायपोल, और इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको हमें डिस्कस करना है, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो डायपोल के बारे में आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, पढ़ा था केमिस्ट्री में, एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। डायपोल क्या होता है, पढ़ा था केमिस्ट्री वाला। डायपोल वही डायपोल है, यहाँ पर भी वही डायपोल है, कोई अलग डायपोल नहीं। बट यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, बेसिकली अगर दो चार्जेस है, दो हम क्या लेते हैं, इक्वल अपोजिट चार्जेस लेते हैं। जैसे हमने क्या लिया, एक पॉजिटिव चार्ज लिया है, एक नेगेटिव चार्ज लिया, यहाँ पे क्या ले लेते हैं -Q, और दूसरा क्या ले लेते हैं +Q। दो इक्वल अपोजिट चार्जेस लिए, दोनों को कहाँ पर रख दिया, एक सर्टेन डिस्टेंस पर रख दिया, दोनों को एक सर्टेन डिस्टेंस d पर रख दिया, ठीक है। तो दोनों चार्जेस क्या बनाते हैं, एक डायपोल बनाते हैं। डायपोल का मतलब क्या है, दो इक्वल अपोजिट चार्ज है और एक सर्टेन सेपरेशन पर रखे हुए हैं, तो वो क्या होगा, आपका एक जो सिस्टम होगा, ये वाला सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, डायपोल, और इलेक्ट्रिक डायपोल। समझ आ गया। डायपोल का मतलब क्या है, दो इक्वल अपोजिट चार्ज है और एक सर्टेन सेपरेशन पर रखे हुए, वो क्या हो जाएगा, आपका डायपोल हो जाएगा, ठीक है। बाकी बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी, जो नॉमेनक्लेचर है, ये क्या होगा, एक्सिस ऑफ द डायपोल, जो ये वाली लाइन होती है, ये वाली लाइन, इस लाइन को क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ द डायपोल, एक्सिस ऑफ डायपोल हो जाएगा, ठीक है। इसका जो सेंटर होगा वो बोल देते सेंटर, इस सेंटर ऑफ द डायपोल, सेंटर ऑफ डायपोल। और डी क्या होगा, इसका साइज ऑफ द डायपोल, डी क्या हो जाएगा, साइज ऑफ द डायपोल, ठीक है। तो इस तरीके से डायपोल होते हैं। अगर जो डायपोल एक्चुअल में जो डायपोल होते हैं वो नेचर में प्रेजेंट होते हैं। नेचुरली जो अकरिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, नेचुरल अकरिंग मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे आप ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स जानते हो, जैसे क्या हो गया, वाटर, वाटर जानते हो, वाटर H2O का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, H2O, ये होता है। तो H2O पोलर मॉलिक्यूल होता है, इसमें ऑक्सीजन पे क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस एक सर्टेन सेपरेशन पे तो डायपोल फॉर्म करेगा, एक डायपोल होगा। ये नेचुरल आपके मॉलिक्यूल्स। इसी तरीके से अगर आप कह लो, अमोनिया ले लो, अमोनिया NH3, यही होता है। तो इसमें भी इसके ऊपर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो ये भी क्या बनाते हैं, डायपोल बनाते हैं, नहीं बनाते, ये भी क्या बनाते हैं, डायपोल बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए, पोलर आयनिक मॉलिक्यूल्स में ले सकते हो, जैसे क्या होगा, NaCl ले लो, Na+Cl-, इनके बीच में भी क्या रहेगा, एक सर्टेन टाइप की बॉन्डिंग होगी, जो क्या होगा, डिस्टेंस रहेगा। तो ये दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल सर्टेन सेपरेशन में रखे हुए, तो ये भी क्या बनाएंगे, डायपोल बनाएंगे। तो जितने भी आपके इस टाइप से पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स कहाँ पर मिलते हैं आपको,
पोलर मॉलिक्यूल्स प्रोटिक सब्सटेंस में, प्रोटिक है, प्रोटिक आप सॉल्यूशंस पढ़ते हो, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, प्रोटिक होते हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव इस टाइप से चार्जेस होते हैं, ठीक है, वो सब हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हाँ बस ये पता होना चाहिए कि नेचुरल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, नेचर में किस तरीके से डायपोल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो नेचर में जो मॉलिक्यूल्स होंगे जैसे क्या होगा, इस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव हम रिप्रेजेंट करते हैं डायपोल्स को, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव होकर सेपरेटेड है। तो ये सैम्पली आपके मॉलिक्यूल्स इस तरीके से डायपोल्स को बताएंगे, ठीक है, इनके डायपोल्स के बेसिकली एग्जाम्पल है। तो बेसिकली डायपोल एक क्या होता है, एक सिंगल एंटिटी है, एंटिटी मतलब एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। हमें यहाँ पे जो भी डिस्कस करेंगे डायपोल को एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम एक सिंगल चीज क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। डायपोल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि डायपोल की कौन सी चीज होगा जिससे हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा डायपोल है और इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। तो इसके लिए एक टर्म आती है, इसमें क्या होता है, डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट जानते हो? डायपोल मूवमेंट क्या होता है? डायपोल मूवमेंट, किसी भी डायपोल के लिए हम डायपोल मूवमेंट डिफाइन करते हैं। डायपोल मूवमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। किससे? पी से रिप्रेजेंट करते हैं और एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मूवमेंट क्या होता है, पी अगर हम लिखेंगे तो पी क्या हो जाएगा, पी होता है, पी का डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला लिखेंगे तो पी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय उनके बीच का सेपरेशन, ये आपका क्या होता है, डायपोल मूवमेंट, ठीक है। किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन, इसको क्या बोलते हैं, डायपोल मूवमेंट। और यहाँ पे अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे पी वेक्टर क्वांटिटी है तो पी इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू इनटू डी वेक्टर, ये हो जाएगा पी इक्वल टू क्यू इनटू डी वेक्टर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस क्यू है, ये क्या होगा, प्लस क्यू होगा, ये आपका डी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, डी वेक्टर यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी पी वेक्टर की वो इस तरफ होगी, जिस तरफ डी वेक्टर है उसी तरफ क्या होगा, पी वेक्टर रहेगा। तो डायपोल मूवमेंट है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय उनके बीच का सेपरेशन, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय उनके बीच का सेपरेशन, वो क्या होगा आपका डायपोल मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। और डायपोल मूवमेंट क्या ध्यान रखना है, वेक्टर क्वांटिटी है, किस टाइप की क्वांटिटी है, वेक्टर। जो पी है आपका वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन ध्यान रखना है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ हमेशा डायरेक्शन रहेगी। केमिस्ट्री में अपोजिट लेते हैं, केमिस्ट्री में क्या होता है, उल्टा डायरेक्शन लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, याद है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन लेते हैं, वहां पर उसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग होता है, इसलिए वहां पर वो डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, समझ आया। बाकी इसकी अगर आप एसआई यूनिट लिखोगे, एसआई यूनिट लिखोगे, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट क्या होगा, P इक्वल टू क्यू इंटू डी होगा, चार्ज इंटू डिस्टेंस, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, कूलम मीटर, क्या होगी, कूलम मीटर, कूलम मीटर, इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर, डायपोल मूवमेंट की यूनिट होगी कूलम मीटर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे डायपोल मूवमेंट देखोगे तो डायपोल मूवमेंट क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, इस तरीके से रहेगा, फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। डी ध्यान रखना है, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ चार्जेस। और डेफिनेशन ध्यान रखना है, डायपोल क्या है, अ पेयर ऑफ, क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस kept at certain separation is called dipole। इसको क्या बोलते हैं, डायपोल। तो एक पेयर ऑफ आपके इक्वल अपोजिट चार्जेस है, वो एक सर्टेन सेपरेशन पे रखे हुए तो उसको क्या बोलेंगे, डायपोल बोलेंगे। डायपोल क्या होगा, डायपोल के लिए हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे उसके डायपोल मूवमेंट से, कि एक डायपोल है, इसका डायपोल मूवमेंट इतना है, एक डायपोल है, इसका डायपोल मूवमेंट इतना है, ठीक है। जैसे कोई भी डायपोल है उसका डायपोल मूवमेंट कितना है, 10 कूलम पर 10 कूलम मीटर है, तो ये बता देंगे इसका डायपोल मूवमेंट इतना है। तो मतलब उसमें हमें ये तो पता है कि इक्वल अपोजिट चार्जेस होंगे, हमें फिर उसके बारे में चार्ज से मतलब नहीं है, बस किससे मतलब रहेगा, उसके डायपोल मूवमेंट से, ठीक है। तो डायपोल मूवमेंट पता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको डायपोल मूवमेंट की तरह डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, उसको वेक्टर फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एग्जांपल पता होने चाहिए, जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उन पोलर मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, एक नेट डायपोल मूवमेंट होगा, समझे। हर मॉलिक्यूल का निकालोगे, इसका निकालोगे, इसका भी नेट डायपोल मूवमेंट आएगा। जैसे स्फीयर का देखेंगे तो इधर होगा, स्फीयर का देखेंगे तो इधर होगा, नहीं होगा, ठीक है।
और इन दोनों का नेट निकालोगे तो इस तरफ आएगा, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टोरियल ऐड करना पड़ेगा। इसी तरीके से नेट नेगेटिव पॉजिटिव ये तीन इसके डिफरेंट डायपोल मोमेंट आएंगे, तो तीन अलग अलग, ठीक है। नेट निकालना है तो तीनों को वेक्टोरियली ऐड करेंगे तब जाके नेट डायपोल मोमेंट आएगा, ठीक है। इस पर आपका बोर्ड में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है नेट डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ज्यादातर लोगों को ये क्या होगा, सीधा सीधा फॉर्मूला याद होता है तो वो सॉल्व नहीं कर पाते। आपको डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए सीधा सीधा क्वेश्चन एक बार पूछा गया था इस तरीके से कि आपको क्या दिए गए, चार्ज दिए गए, ठीक है। इस तरीके से दो चार्ज दिए गए तो सीधे सीधे निकाल सकते हैं। जैसे क्या दिया है, यहाँ पर आपको एक चार्ज पार्टिकल दिया है माइनस, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दिया -2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे +2 माइक्रोकूलम दिया गया है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी गई है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या दी गई है, आर कुछ भी ले लो, क्या ले सकते हैं 1 मिलीमीटर ले लो, 1 मिलीमीटर डिस्टेंस दी गई है, ठीक है। तो इनका डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। डायपोल मोमेंट क्या आएगा, P = मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज 2 × 10⁻⁶ into डिस्टेंस 10⁻³ ये हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 × 10⁻⁹ इतना कूलम मीटर ये आ जाएगा। और डायरेक्शन किधर होगी, -2 से इधर P की डायरेक्शन होगी। ये सब तो निकाल ही सकते हैं, नहीं निकाल सकते, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे एक और हम एग्जांपल लेते हैं जो आपको पूछा गया था। जैसे दो चार्जेस के लिए तो कुछ नहीं है, सीधा फॉर्मूला रखना है। आपको क्या दिए गए, इस तरह के 3 चार्ज पार्टिकल दिए गए, ठीक है। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है -4 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये ओरिजिन पे रखा हुआ है -4 माइक्रोकूलम। यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम ये चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है, 1 मिलीमीटर, ये भी डिस्टेंस क्या है 1 मिलीमीटर, ठीक है। आपसे पूछा गया कि इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट निकालो, क्या करो, डायपोल मोमेंट डायपोल मोमेंट इस सिस्टम का निकालो। तो क्या करेंगे, पहले नीचे का निकाल लेंगे। ए वाला क्या बनेगा, एक डायपोल मोमेंट बनेगा, ए वाला ही बनेगा। लेकिन हमने बताया था कि डायपोल तो क्या होता है, डायपोल में तो इक्वल अपोजिट चार्ज होते हैं, नहीं होते, डायपोल में तो इक्वल अपोजिट चार्ज होते हैं, नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ तो -4 माइक्रोकूलम है ना, तो -4 को 2 पार्ट में ब्रेक कर लो। क्या करेंगे, हम पहले क्या करते हैं, एक -2 माइक्रोकूलम को इसके साथ अटैच कर दो, -2 को इसके साथ अटैच कर दो, 2 डायपोल मोमेंट बन जाएंगे, नहीं बनेंगे, 2 बन जाएंगे ना। यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम और इसके लिए भी -2 माइक्रोकूलम। तो इसका जो डायपोल मोमेंट आएगा वो इस तरफ आएगा, और इसका डायपोल मोमेंट क्या आएगा, इस तरफ आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। ये 2 डायपोल मोमेंट आएंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसका ही P रहेगा, इसका ही P, बस पेयर ऑफ चार्जेस इक्वल है। उसकी वैल्यू क्या होगा, यही होगा जो अभी हमने कैलकुलेट किया था, नहीं होगा, 2 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। तो इस वाले पेयर का जो -2 माइक्रोकूलम है और 2 माइक्रोकूलम, उसका डायपोल मोमेंट ऊपर है और इसका डायपोल मोमेंट इधर है, ठीक है। अभी 2 डायपोल मोमेंट पे डिवाइड कर लिया, तो आपको इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। ये 2 वेक्टर्स हो गए, दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पर आएगा, इसके बीच में, दोनों का नेट तो इधर ही आएगा, P नेट यही आएगा, इस P वेक्टर का इस P वेक्टर इधर आएगा, तो ये Px हो गया, ये Py हो गया, तो कितना होगा नेट, x² + py² √, ये तो होता है। तो नेट डायपोल मोमेंट निकालना है, नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, कि अगर x एक्सिस ले लो, y एक्सिस ले लो, तो √, क्या हो जाएगा, px² + py²। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, px और py दोनों p है, तो क्या होगा, इसको √, क्या रख सकते हैं, p² + p², दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो p² क्या होगा, p√2, ये p नेट हो गया, ये तो होगा। p की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, 2 × 10⁻⁹ ये होगा, 2√2 × 10⁻⁹। डायरेक्शन क्या होगा, इधर एंगल क्या होगा, बिल्कुल बीच में होगा एंगल, दोनों इक्वल है, तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। समझ आ गया, इस तरीके से एंगल हो जाएगा। समझ में,
तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जस्ट मैंने एग्जांपल लिया था, और भी इस टाइप से कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें डायपोल को वेक्टर की तरह यूज करके हमने क्या किया यहाँ पर डायपोल मोमेंट निकालना है। बस डायपोल मोमेंट निकालना, आगे जाके इससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे तो वो समझ में आना चाहिए। तो डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, बस इसका हमने यूज किया है। बाकी तो फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। जैसे एक पेयर ऑफ चार्ज इसका डायपोल मोमेंट इतना है, वो इस तरफ होगा। एक पेयर ऑफ चार्ज इसका डायपोल मोमेंट इधर होगा। दोनों को वेक्टर ले लिए, px हो गया, py हो गया, तो p नेट क्या होगा, √px स्क्वायर + py स्क्वायर। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो इतना आ गया। डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ हो जाएगा। ऐसे भी और भी चार्ज दिए गए, इधर दिया हो, इधर दिया हो, तो जितने भी पेयर बनेंगे सबका डायपोल मोमेंट निकाल लेंगे और क्या कर देंगे, उनका रिजल्टेंट निकालेंगे। कंपोनेंट करके जैसे फोर्स निकालते थे वैसे डायपोल मोमेंट को सॉल्व करना, ठीक है। तो क्वेश्चन इसलिए कराया क्योंकि इस टाइप का पूछा गया ऑलरेडी बोर्ड में। अब इसमें एक चीज और देख लेते हैं, जो डायपोल मोमेंट है वो हम किसी डायपोल के लिए हम जो डिफाइन कर रहे हैं, जो डायपोल मोमेंट हम किसी डायपोल के लिए डिफाइन कर रहे हैं, वही वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर की तरह आपको यूज करना पड़ेगा। तो उसके वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, पूरा डायपोल को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें जो डायपोल है, जैसे जो नेचुरल जो डायपोल होते हैं वो बहुत छोटे छोटे से पोलर मॉलिक्यूल्स होते नहीं होते। जो नेचर में जो डायपोल एग्जिस्ट करते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स होते हैं। उन मॉलिक्यूल्स का साइज कितना होगा, जैसे वाटर मॉलिक्यूल का साइज कितना होगा, बहुत छोटा रहेगा, नहीं रहेगा, एंगस्ट्रॉम में जाएगा। तो नेचर में जो डायपोल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं जो नेचुरली अकरिंग डायपोल मोमेंट्स। तो इसलिए जो हम जो यहाँ पे तो जनरल फॉर्म में डायपोल डिफाइन कर रहे थे, तो हम जो प्रैक्टिकल जो फॉर्मूला होगा वो शॉर्ट डायपोल्स के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने शॉर्ट डायपोल यहाँ पे डिफाइन कर लिया। तो शॉर्ट डायपोल क्या होता है, शॉर्ट डायपोल क्या होगा, जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है -q और +q, दो चार्ज है -q +q एक सर्टेन डिस्टेंस d पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट होगा। बट इस डायपोल को शॉर्ट डायपोल कब बोलेंगे, जब इसकी जो डिस्टेंस है d, जो d क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल होगा, बहुत स्मॉल होगा, ठीक है। जैसे अगर हम इसका सेंटर है O, आपको क्या निकालना है, यहाँ से कोई डिस्टेंस, यहाँ पे पॉइंट P है, उसकी डिस्टेंस R है। इस डायपोल के सेंटर से किसी पॉइंट P की डिस्टेंस अगर R है, तो शॉर्ट डायपोल का मतलब क्या होता है, जो इसका साइज है वो इस डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। जैसे आपसे बोलेंगे कि इस डायपोल की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ठीक है, तो वो उस पॉइंट P से डिस्टेंस होगा, उसके कंपेयर में जो इसका साइज होगा वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो जो d की वैल्यू है, d की वैल्यू क्या रहेगी, बहुत छोटी रहेगी, किसके कंपेरिजन में, r के कंपेरिजन में। अगर d का वैल्यू क्या है, बहुत छोटा है r के कंपेरिजन में, देन जो डायपोल क्या होगा, डायपोल इज कॉल्ड शॉर्ट डायपोल। डायपोल इज कॉल्ड शॉर्ट डायपोल। तो शॉर्ट डायपोल का मतलब यही है कि जो डायपोल का साइज है वो डिस्टेंस के कंपेरिजन में क्या है, बहुत ही छोटा है, नेग्लिजिबल है। जैसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट डिस्कस करते थे, पॉइंट ऑब्जेक्ट बताते थे कि ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, जो डिस्टेंस के कंपेरिजन में क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसी तरीके से डायपोल को क्या बोलते हैं, शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल डिफाइन करने का रीजन बेसिकली यही है, बिकॉज जो नेचुरल डायपोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं। जो मॉलिक्यूलर डायपोल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम शॉर्ट डायपोल यहाँ पर डिफाइन करते हैं। और जो भी चीज कैलकुलेट करेंगे उसको हम शॉर्ट डायपोल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं और नॉर्मल डायपोल के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आ गया। तो बेसिकली डायपोल की बेसिकली सिंपल सी डेफिनेशन है, और उस पर हमने सिंपल एग्जांपल देखा कैसे डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, और शॉर्ट डायपोल क्या होता है वो भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अब इस डायपोल की वजह से हमें कैलकुलेट क्या करना है, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। अब हमें डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड मेन हमारा ये डेरिवेशन है, ठीक है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से हम क्या ले लेते हैं, डायपोल ले लेते हैं। ये क्या लिया हमने, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये डायपोल लिया, यहाँ पे क्या होगा -q और ये +q, और इसके बीच का सेपरेशन हम ले लेते हैं कितना, 2a ले लेते हैं। इसका सेंटर क्या हो जाएगा O,
सेंटर हो गया, इसका सेपरेशन क्या ले लिया हमने 2a। जस्ट कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हमने 2a लिया, जिससे ये डिस्टेंस a हो जाएगा और ये वाला भी a, इतना हो जाएगा। अगर इसका हम डायपोल मोमेंट लिखेंगे तो कितना डायपोल मोमेंट आएगा इस डायपोल का, p लिखेंगे तो कितना आएगा q इंटू 2a, यही तो होगा। p होगा q इंटू 2a, q इंटू 2a होगा p डायपोल मोमेंट। इसकी डायरेक्शन क्या होगी डायपोल मोमेंट की, इस तरफ p किधर होगा प्लस q की तरफ, प्लस q की तरफ, ये p की डायरेक्शन है। हमें इस डायपोल की वजह से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक कहीं पे भी निकाल सकते हैं, पूरी जगह 3D में। ये तो डायपोल एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल रखा हुआ है, इसकी वजह से आप लोग पूछेंगे इलेक्ट्रिक निकालो, तो कहाँ पर निकालेंगे, पहले पोजीशन तो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम सिंपलिसिटी के लिए हम क्या कर लेते हैं, दो पोजीशन सिंपल सी ले लेते हैं, एक तो इसकी एक्सिस पर और एक उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर, दो पॉइंट लेते हैं। तो पहला पॉइंट हम कहाँ पर ले रहे हैं, इसकी एक्सिस पर, यहाँ पर पॉइंट P ले लिया, ये पॉइंट P क्या है, अलग पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, डायपोल मोमेंट नहीं है, P पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितनी है, r। इसकी डायपोल के सेंटर से ये डिस्टेंस क्या है, r है। ठीक है, डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर इसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक निकालना है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं आपका, ये क्या हो जाएगा, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सियल मींस एक्सिस पर। ठीक है, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, समझ आ गया। तो सेंटर से डिस्टेंस हमने क्या ले ली, r, सेंटर से डिस्टेंस r ले ली। इसका डायपोल मोमेंट क्या हो गया, p इक्वल टू q इंटू 2a, डायपोल मोमेंट इसका ये हो गया। नेगेटिव पॉजिटिव दो चार्जेस है, 2a क्या है इसके बीच की डिस्टेंस, 2a इसकी डिस्टेंस हो गई, r क्या हो गई इसके सेंटर से लेके पॉइंट P तक की डिस्टेंस। तो हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, लास्ट क्लास में बताया था, इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उस पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा देंगे। ये तो किया था, जैसे दो या दो से ज्यादा चार्जेस रखे हुए हैं तो अलग अलग चार्जेस की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और सबको वेक्टरली ऐड कर देंगे। एक पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, kq/r²। एक चार्ज q से r डिस्टेंस पे कितना आया था, kq/r²। तो यहाँ पे दो पॉइंट चार्ज है, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले प्लस q है, प्लस q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, प्लस q से p पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किस तरफ होगी, अवे होगी इस तरफ, E ड्यू टू प्लस q, इसकी डायरेक्शन ये होगी, नहीं होगी। और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे इलेक्ट्रिक ड्यू टू प्लस q, कितना होगा, प्लस q का मैग्नीट्यूड kq/r²। तो kq/r², इस प्लस q से यहाँ तक की डिस्टेंस यही तो r होगी। यहाँ तक की ये वाली डिस्टेंस क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये टोटल r है, इसके सेंटर से r है, सेंटर से r है, a कितनी होगी, a, तो a कितनी बची, r माइनस a, नहीं बची, ये पूरी r है, इतनी a है, इतनी क्या हुई, r माइनस a, ये r माइनस a होगी, हो गई। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी kq/r माइनस a का होल स्क्वायर, यही होगा। अब ये तो प्लस q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इस तरफ, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये। अब माइनस q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस q कहाँ पर है, यहाँ पर माइनस q क्या है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, बताया था, नेगेटिव चार्ज की वजह से अपोजिट होती है। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q। ठीक है, और इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q, वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q यहाँ पर लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q, ये कितना होगा, kq, मैग्नीट्यूड तो वही है, चार्ज का q है इसका, और माइनस q से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, माइनस q से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, ये r है, इतनी a है, तो कितनी आएगी, r प्लस a डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, r प्लस a का होल स्क्वायर, ये तो होगा r प्लस a का होल स्क्वायर।
समझ आ गया? ए प्लस क्यू की वजह से होगी माइनस क्यू की वजह से। तो ये तो दोनों इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। हमें तो किसकी वजह से निकालना है? डायपोल की वजह से। तो डायपोल की वजह से क्या आएगा? इन दोनों का नेट, यही तो आएगा। तो नेट के लिए क्या करेंगे? बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। नहीं करेंगे? तो डायरेक्शन अपोजिट, तो बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होगी? ये वाली होगी कि ये वाली? कौन सी ज्यादा होगी? नीचे वाली ज्यादा होगी कि ऊपर वाली? नीचे वाली कैसे ज्यादा होगी? आर प्लस ए ज्यादा है कि आर माइनस ए? आर माइनस से ज्यादा है। आर माइनस से कम है, इसमें माइनस हो रहा है, इसमें प्लस। तो अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो प्लस क्यू वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ज्यादा है, माइनस क्यू की कम है। तो प्लस क्यू वाले से माइनस क्यू की हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, एक्सिस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस क्या लिखेंगे? क्या हो जाएगी? E प्लस क्यू, E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। यही होगी E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो यहाँ से। क्या हो जाएगा? K क्यू और यहाँ से क्या हो जाएगा? K क्यू हो जाएगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। ये होगा, ये होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? के क्यू, ये तो सेम रहेगा, ऊपर जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये तो हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर ऊपर कर देंगे आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन क्या होगा? यहाँ से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना आएगा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही तो आएगा। आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए क्या होगा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ऊपर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से कट जाएगा और 2ar और माइनस 2ar माइनस माइनस प्लस तो प्लस हो जाएंगे। यही तो होगा। तो क्या आ जाएगा? के क्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। आएगा? इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एक्सिस पर। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं। हमें डायपोल मोमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसके लिए? इसके लिए लिख लेते हैं हम के इसको लिख लेते हैं 2 क्या लिख लेते हैं यहाँ पर इंटू क्या लिख लेते हैं 2q इंटू 2a इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये होगा, ये तो होगा। q इंटू 2a क्या था? q इंटू 2a, q इंटू 2a था p, ये तो था। q इंटू 2a क्या था? p। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी? एक्सिस पर, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। क्या आएगी? इसको p लिख लो तो k p r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही आएगी। p क्या है? डायपोल मोमेंट। ये तो है। तो बेसिकली एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। किसकी एक्सिस पर? डायपोल की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ये फाइनाइट डायपोल है, ठीक है। फाइनाइट डायपोल है जिसका साइज क्या है? 2a, ठीक है। आप किसी भी फाइनाइट डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। p क्या होगा? डायपोल में। और इस इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन किधर होगी? इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन किस में से माइनस किया? प्लस क्यू में से माइनस क्यू को। तो ए वाला बड़ा है तो नेट डायरेक्शन किधर आएगी? प्लस क्यू की तरफ, इसी तरफ तो आएगी। नेट डायरेक्शन किधर आएगी? प्लस क्यू की तरफ। और जिस तरफ इसका डायपोल मोमेंट भी इसी तरफ है। जिस तरफ डायपोल मोमेंट है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं है? जिस तरफ डायपोल मोमेंट है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो डायपोल मोमेंट इस तरफ है अगर, तो एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? इसी तरफ, नहीं है? एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है। तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो वेक्टर लगा सकते हो। इसे लगा सकते हैं। तो बस सेम डायरेक्शन है, p और e की सेम डायरेक्शन है। अगर अपोजिट डायरेक्शन होता तो माइनस लगा देते, नहीं लगा देते। वो डायरेक्शन यहाँ पे सेम है। तो ये किसी फाइनाइट डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई।
अब एक्चुअल जो डायपोल्स होते हैं वो तो क्या होते हैं, शॉर्ट डायपोल होते हैं, नहीं होते। एक्चुअल डायपोल कैसे होते हैं, शॉर्ट। तो शॉर्ट डायपोल के लिए अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे, लगा सकते हैं। फॉर शॉर्ट डायपोल क्या लिख सकते हैं, फॉर शॉर्ट डायपोल, शॉर्ट डायपोल के लिए क्या होगा, जो आर होगा विल बी वेरी वेरी लार्ज देन 2a, ये तो बताया था। जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस आर होती है वो उसके साइज से बहुत क्या होगी, बड़ी। तो इसका मतलब क्या होगा, 2a लिख सकते हो या a लिख दो, ठीक है। 2a लिख दो चाहे a लिख दो, 2a और a में क्या फर्क पड़ रहा है, वो ये तो वैसे ही छोटा है, समझ आया। तो r की वैल्यू अगर a से बहुत ज्यादा है तो r के कंपैरिजन में a को नेगलेक्ट कर सकते हैं, r को क्या कर सकते हैं, r के कंपैरिजन में a को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर लिख सकते हैं। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, एक्सिस पर, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, यहाँ पे आर स्क्वायर लिख देंगे तो आर की पावर 4 आएगा, आएगा नहीं आएगा। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर, आर की पावर 4 आ जाएगा, आएगा। और आर की पावर 4 आएगा, एक आर कट जाएगा, क्या बचेगा, आर क्यूब, ये तो बचेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे क्या हो जाएगी, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा के पी बाई आर क्यूब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा ड्यू टू शॉर्ट डायपोल। ये तो आएगा, नहीं आएगा। के की वैल्यू पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन रखना है, चलो बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन के पी बाई आर क्यूब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। और इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर फाइनाइट डायपोल है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और शॉर्ट डायपोल है तो ये वाला फॉर्मूला। पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन में वैल्यू क्या दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में वैल्यू क्या दिया है उसके हिसाब से पता लगेगा। अगर कुछ नहीं दिया है तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है, शॉर्ट डायपोल, ठीक है। तो ये आसान है, ये लगाना आसान रहेगा। कुछ नहीं दिया तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर आपको डायपोल का साइज वगैरह दिया गया है और डिस्टेंस भी दिया गया है तो इसीलिए दिया है कि आप पहले कंपेयर करो। आर अगर ए से बहुत ज्यादा आ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और अगर आर ए के कंपेरेबल है तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। बस ये चीज हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे अगर आप एनसीईआरटी सॉल्व करोगे, कोई भी सॉल्व करोगे, दोनों के लिए, फाइनाइट के लिए भी क्वेश्चन होगा और शॉर्ट के लिए भी, ठीक है। ज्यादातर आपका मैक्सिमम केसेस में आपका यही फॉर्मूला यूज होना है, शॉर्ट वाला, ठीक है। ये तो जस्ट आपका डेरिवेशन के लिए, कि डेरिवेशन के लिए यूज कर सकते हैं। और कहीं पे पूछा गया एक आध दो न्यूमेरिकल ही आएंगे, बहुत ज्यादा नहीं आते इस पर, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, आपको इस फॉर्मूला याद रखना है। इसके अलावा डायरेक्शन याद रखना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, डायपोल मोमेंट के अलोंग, पी के अलोंग ही रहेगी, समझ आ गया। पी के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिधर पी होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यही चीज आपकी मैग्नेटिक फील्ड में भी आएगा, ठीक है। वहां पर फिर हम अलग से फॉर्मूला ड्राइव नहीं करेंगे, इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करके हम फॉर्मूला सीधा वहां पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, सेम बिल्कुल आइडेंटिकल फॉर्मूले वहां पर आते हैं। आगे से पहले ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड था कहां पर, एक्सिस पर। नेक्स्ट हम इसमें सेकंड देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। सेकंड है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है, इक्वेटोरियल पोजीशन पता होना चाहिए। जैसे आपका डायपोल है नेगेटिव और ये पॉजिटिव, प्लस क्यू माइनस क्यू, लेंथ वही है 2a, सेंटर इसका क्या है O। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है, जैसे डायपोल की एक्सिस ए थी, डायपोल की एक्सिस क्या थी, ए वाली एक्सिस है, इसकी लेंथ क्या लो। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है, इसके परपेंडिकुलर, इसके सेंटर से पास होने वाली और परपेंडिकुलर, सेंटर से पास होने वाली और परपेंडिकुलर, इस तरीके। जैसे डायपोल है, डायपोल है, इस डायपोल का सेंटर ये होगा, अब इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, चारों तरफ हो सकता है ना। तो पूरा जो प्लेन है, कौन सा ये वाला प्लेन जो उसके सेंटर से पास कर रहा है और उसके परपेंडिकुलर है, उस प्लेन को क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन। समझ आ गया। ये डायपोल है, इसके सेंटर से पे वाला प्लेन पास कर रहा है पूरा, इस प्लेन में कहीं पे भी आप पॉइंट लोगे वो हमेशा परपेंडिकुलर आएगा, ऐसे तो आएगा।
इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। आगे समझे? तो इसमें प्लेन पर ऊपर निकालो चाहे नीचे निकालो, हमें तो क्या होगा, फॉर्मूला ड्राइव करना है जनरल फॉर्म में। तो आपको इसके सेंटर से ये क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया। सेंटर से यहाँ पे डिस्टेंस क्या दी गई है, r। इस r डिस्टेंस पर हमें क्या दिया गया है, पॉइंट P दिया गया है। ठीक है, इस पॉइंट P पर आपको क्या निकालना है, नेट फील्ड कैलकुलेट करना है। समझ आ गया? इक्वेटोरियल पोजीशन समझ में आना चाहिए। इक्वेटोरियल प्लेन होता है, इसके सेंटर से पास होने वाला और उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर ये वाला प्लेन है। ठीक है, जैसे ये वाला प्लेन है इस प्लेन में, इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन सेंटर से पास हो रहा है, वो इक्वेटोरियल प्लेन होगा। यहाँ पर लेफ्ट निकाल सकते हो, नीचे निकाल सकते हो, यहाँ पर निकाल सकते हो, यहाँ पर अंदर निकाल सकते हो। ठीक है, अब पॉइंट P पर लेफ्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही सेम मेथड यूज करेंगे। इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से लेफ्ट निकाल लो, प्लस Q की वजह से माइनस Q की वजह से, और क्या करो, वेक्टोरियली ऐड कर देंगे। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, दोनों का वेक्टर सम कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारा आएगा वही आंसर जाएगा। ठीक है, तो जैसे प्लस Q की वजह से निकालना है हमें, तो प्लस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस लाइन के अलॉन्ग होगी, ये होगी। प्लस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसके अलॉन्ग होगी, E प्लस Q, ये होगी। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा, E प्लस Q, इलेक्ट्रिक ड्यू टू प्लस Q। उसके लिए हमें ये वाली डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ये R है, ये कितनी है, ये 0.2 है। नहीं, ये वाली ए है ना, ये हाफ, टोटल 2 है तो ये हाफ होगी ए, तो ये कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। सिमिलरली अगर माइनस Q से देखेंगे यहाँ पर, तो ये भी तो वही सेम होगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आइडेंटिकल है ये भी ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ड्यू टू प्लस Q लिखते हैं। इलेक्ट्रिक ड्यू टू प्लस Q कितना होगा, इलेक्ट्रिक ड्यू टू प्लस Q के Q बाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, के Q हो गया अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नहीं होगा, के Q बाई आर स्क्वायर, आर ए होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, न्यूट खुल जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, अब सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, E माइनस Q, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q। माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, माइनस Q की वजह से, माइनस Q वाला चार्ज है तो इसके अलॉन्ग आएगी, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q, ये होगी इसके अलॉन्ग, यही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q, नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q होगी, तो माइनस Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के Q बाई कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम ही तो आएगा। इसकी वजह से भी सेम आएगा, इसकी वजह से भी सेम, दोनों से डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो फिर सेम ही तो आएगा, नहीं आएगा, दोनों क्या सेम आइडेंटिकल। ठीक है, बट डायरेक्शन अलग अलग है, इसकी डायरेक्शन इधर है, आगे माइनस Q चार्ज है था, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक निकाला था, के Q बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वाली डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वाली डिस्टेंस भी तो सेम है, नहीं है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, तो ये तो बचेगी, तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक तो क्या है, आइडेंटिकल, नहीं है, बट डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। उस वाले केस में तो एक्स में तो क्या था, एक ही लाइन के अलॉन्ग थी तो प्लस माइनस कर दिया, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, तब क्या करेंगे, जब डायरेक्शन अलग अलग होता है किसी एंगल पर, तो फिर क्या करते हैं, कंपोनेंट मेथड यूज करते हैं, नहीं करते हैं, वेक्टर सम करना पड़ेगा, तो हम क्या कर लेते हैं, इसके कंपोनेंट कर लेते हैं, किसके अलॉन्ग, इसकी एक्सिस के अलॉन्ग और एक्सिस के परपेंडिकुलर। हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, इस तरीके से लाइन ले लेते हैं, ये एक्सिस के अलॉन्ग होगी और ये परपेंडिकुलर, ऐसे होगा, नहीं होगा, ये एंगल ले लेते हैं, सपोज ये एंगल क्या है, थीटा, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, नहीं होगा, क्यों होगा, थीटा, दोनों एंगल बराबर होंगे, क्यों, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है ना,
आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये एंगल इसके बराबर है, ये थीटा हो गया, ये भी थीटा है, ठीक है। थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो साइड लेंथ से, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा तो लगा सकते हैं। अब ये वाला थीटा है, तो ये वाला थीटा है, तो ये वाला थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। देखो ये वाली एक्सिस क्या होंगे लाइन, तो ए लाइन और ए लाइन पैरेलल, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, नहीं हो गए। और ए एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब क्या करेंगे, अब इनके कंपोनेंट कर लो, ठीक है। इसका कंपोनेंट इसके लोग आएगा ई माइनस क्यू, और ई प्लस क्यू के कंपोनेंट इधर आएंगे, ये आएंगे दोनों कंपोनेंट। इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और इसका इधर आएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस जो एंगल बनाते हैं वो कॉस होते हैं ना दोनों, हाँ, ये दोनों कॉस कॉस हो जाएंगे, तो वो साइन है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ये पॉइंट पी था, इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा, ई और इसका इधर आएगा ई माइनस माइनस क्यू साइन थीटा, थीटा, ये तो होगा हाँ, ई प्लस क्यू साइन थीटा, और ये जाएगा। तो हम नेट क्या निकाल लेते हैं, इसका ए वाला कंपोनेंट, ये पैरेलल कंपोनेंट निकाल लेते हैं। ये वाला क्या होगा, ये वाई डायरेक्शन ले लो, ये वाई ले लो, ये परपेंडिकुलर और ये पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, अगर हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखते हैं, ए वाली डायरेक्शन ले रहे हैं परपेंडिकुलर, ए वाली डायरेक्शन में क्या होगा, ई परपेंडिकुलर मींस डायपोल के परपेंडिकुलर, ठीक है। ये लिख लेते हैं परपेंडिकुलर टू डायपोल। डायपोल के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट प्लेन में क्या हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर क्या होगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा माइनस ई माइनस क्यू साइन थीटा। माइनस होंगे, नहीं होंगे, ए वाला प्लस ए वाला माइनस, कितना बचेगा, जीरो। क्यों जीरो, दोनों बराबर है, तो जीरो हो गया। और उसके पैरेलल कंपोनेंट क्या आएगा, इसकी एक्सिस के पैरेलल टू डायपोल लिखेंगे, पैरेलल टू डायपोल। इसको क्या लिख लेते हैं, ई पैरेलल, ये परपेंडिकुलर लिखा था, ये पैरेलल मींस डायपोल की एक्सिस के पैरेलल। तो ये कितना आ जाएगा, इधर होगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा और प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा, तो जस्ट डबल हो जाएगा, दोनों सेम है, नहीं है, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, ये सीधा हो जाएगा 2kq अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू रखना पड़ेगा, कॉस थीटा की वैल्यू ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू ट्रायंगल से कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना होगा, ए अपॉन अंडररूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा ना, ए अपॉन अंडररूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दो, रख सकते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2kqa अपॉन आर स्क्वायर प्लस अंडररूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2, ठीक है। 1/2 पावर वहां से आएगा और प्लस 1 हो जाएगा, ये तो होगा, नहीं होगा। ये था हमारा, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, पहले से कितना था, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसमें आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 1/2 और ऐड हो गया, यहाँ पर पावर 1 था, 1/2 और ऐड हो जाएगा, कितना होगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सीधे सीधे लिख देते, क्या आ जाएगा, 3/2। तो ये क्या हो गया, 3/2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2। ये पैरेलल कंपोनेंट आ गया, नहीं आ गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट 0 है, नेट ये हो जाएगा। इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, तो इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई पैरेलल के बराबर, ई पैरेलल के बराबर, इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल हम लिख सकते हैं यहाँ से,
इक्वल टू 2kq इंटू ए। 2kq इंटू 2a को लिख सकते हैं q इंटू 2a, ये लिख सकते हैं यहाँ पर। इसको इस तरह से लिख लो 2kq q इंटू 2a लिख दो, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2, ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 था उसको अंदर ले गए, ये तो किया। q इंटू 2a को क्या लिख देंगे, q इंटू 2a क्या था, p क्या था, q इंटू 2a, ये तो था p था q इंटू 2a। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, इसकी इलेक्ट्रिक आ जाएगी, कितनी आएगी इलेक्ट्रिक, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक, क्यू इंटू q इंटू 2a को p लिख देंगे तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक आ जाएगी। इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या हो जाएगा, kp बाई कितना होगा, kp अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2, ये तो होगा। ये इलेक्ट्रिक का मैग्नीट्यूड हो जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट पर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी इक्वेटोरियल वाली इलेक्ट्रिक का, इक्वेटोरियल वाली इलेक्ट्रिक डायरेक्शन किधर होगी, ए वाले का पॉइंट तो कैंसिल हो गए थे, तो नेट इलेक्ट्रिक किस तरफ आई, इस तरफ, दोनों इधर वाले ऐड हो गए, तो इक्वेटोरियल वाली इलेक्ट्रिक तो इस तरफ आई नहीं आई। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ। डायपोल मोमेंट किधर है, पी की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। पी और ई अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, पी और ई कहाँ पर है, अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर इक्वेटोरियल वाली इलेक्ट्रिक इस तरफ है, और क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट इस तरफ है पी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस लगाना पड़ेगा अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, माइनस ही बता रहा है। समझ आ गया। तो बेसिकली इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक का फाइनाइट डायपोल की वजह से फॉर्मूला आ गया। अब अगर शॉर्ट डायपोल के लिए लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, वो शॉर्ट डायपोल के लिए, ए के लिए वो शॉर्ट डायपोल आर विल बी वेरी वेरी लार्ज देन ई, हो जाएगा। आर अगर बहुत लार्ज है एज के कंपेरिजन में तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर है, हो जाएगा। हाँ, तो आर स्क्वायर तो इसकी पावर 3/2 हो जाएगा, अगर इसकी पावर हम 3/2 लगा देते हैं तो इसकी पावर 3/2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आर क्यूब, ये तो आएगी, नहीं आएगी, 2 से 2 कट जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक का माइनस के पी माइनस के पी बाई आर क्यू, माइनस के पी बाई आर क्यू, आर क्यू, समझ आ गया, माइनस के पी बाई आर क्यू, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्सियल एक्सिस पे इलेक्ट्रिक क्या आई थी, केपी 2kp बाई आर क्यू, ये तो आई थी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक 2kp बाई आर क्यू, यहाँ पे क्या है kp बाई आर क्यू। यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों इलेक्ट्रिक के क्या है आपके फॉर्मूले, दोनों को एक बार हम क्या कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं और दोनों का वेरिएशन देख लेते हैं। समझ आ गया कैसे ड्राइव करना है, ठीक है। एक बार दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, क्या डायरेक्शन रहेगा, दोनों को समझ लेते हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड किस तरीके से वेरी करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल होगी ओवरऑल, अगर हम देखेंगे इस तरीके से, अगर हमने क्या लिया था, एक डायपोल लिया था, डायपोल था। अब आपको चार्ज से मतलब नहीं है, एक क्या है, डायपोल है, जो उसका डायपोल मोमेंट क्या है, पी है। इसकी वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, यहाँ पर एक्सेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसके सेंटर से देख लो, अगर इसका डायपोल मोमेंट पी है, यहाँ पे इसका सेंटर ओ था, यहाँ से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक कितनी आई थी, यहाँ पे जो एक्सिस की इलेक्ट्रिक थी वो इलेक्ट्रिक क्या आई थी, के पी बाई 2kp बाई आर क्यू, ये आई थी। ये डायपोल मोमेंट है, नहीं है। हाँ, और जो इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक आई थी वो कितनी आई थी, डायपोल मोमेंट आपका इस तरफ है, ध्यान रखना डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक है, और एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक थी वो इक्वेटोरियल पर वो इधर आई थी। इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक क्या होगी,
वेक्टर फॉर्म में माइनस के पी बाई आर क्यू, यही होगी माइनस के पी बाई आर क्यू। तो दोनों की वजह से हमने इलेक्ट्रिक देखेंगे यहाँ पर, इसकी वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक आ रही है, ठीक है, तो 2 के पी बाई आर क्यू आ रही है एक्सिस पर, और इक्वेटर में कितनी आ रही है के पी बाई आर क्यू, माइनस में आ रही है, माइनस मीन्स इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। इस इलेक्ट्रिक क्या होगा, इलेक्ट्रिक ऐसे क्यों आ रही है, देखो इलेक्ट्रिक लाइन्स बनाई थी हमने, नहीं बनाई थी, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक निकलती है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक निकलेगी तो तभी तो आएगी इलेक्ट्रिक, नहीं आएगी। और इलेक्ट्रिक लाइन्स क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से निकल के कहाँ पे जाती है, नेगेटिव पे, तो पॉजिटिव चार्ज से घूमेगी और इलेक्ट्रिक लाइन से आ जाएगी। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक लाइन बनती है, इलेक्ट्रिक लाइन इधर गई और इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइन निकलेगी ऐसे, और कहाँ पर आएगी, नेगेटिव पे खत्म होगी। ऐसी तो बनती है, नहीं बनती है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पर खराब हो जाएगी। या फिर इस तरीके से लिखोगे, इस तरह बनाओगे तो भी आपकी इलेक्ट्रिक लाइन इस तरीके से आ जाएगी, पॉजिटिव से निकल के कहाँ पर जाएगी, नेगेटिव पर आ जाएगी, ठीक है। इस वजह से इसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है, समझ आया। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक होगी वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक ड्यू टू डायपोल, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायपोल मोमेंट। अगर डायपोल का डायपोल मोमेंट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक क्या होगी, बढ़ेगी। अगर डायपोल का डायपोल मोमेंट क्या होगा, कम होगा तो इलेक्ट्रिक कम होगी, नहीं होगी। पी की वैल्यू दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नहीं है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक ड्यू टू डायपोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, क्या है, आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक क्या होगी, बढ़ेगी, कम होगी, घट जाएगी, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से अगर ग्राफ बनाओगे इसका E वर्सेस किसका, R का, कैसा ग्राफ आएगा, इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा, आएगा। तो इलेक्ट्रिक क्या है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R की, ये डिस्टेंस के साथ इस तरीके से डिक्रीज करती जाएगी इलेक्ट्रिक, R के साथ डिक्रीज कर रही है। तो बताया था जैसे E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है तब भी ऐसे ग्राफ बनता है, तो R के साथ डिक्रीज कर रहा है। और इलेक्ट्रिक आपकी अगर P के साथ बनाओगे E वर्सेस P का ग्राफ, तो वो क्या करेगी आपकी, इस तरीके से होगा। अगर E क्या है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायपोल मोमेंट है, ठीक है। तो ये ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए, जब भी वन बाई आर में, आर अगर नीचे आ रहा है कहीं पे भी तो ऐसे ग्राफ बनना है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ रहा है तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अगर लीनियर आ रहा है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो जैसे y इक्वल टू mx लाइन है, y इक्वल टू mx लाइन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसे ही तो होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। इसके अलावा एक और आप रिजल्ट ध्यान रख सकते हो, जो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वेटोरियल की क्या होगी, डबल होगी। एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल की डबल होगी कि नहीं होगी, एक्सिस पर 2 kp बाई आर क्यूब है, यहाँ पर kp बाई आर क्यूब। तो अगर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक्सिस पर 10 आपकी न्यूटन पर कूलम है तो इक्वेटोरियल में कितनी होगी, 10 न्यूटन पर कूलम है। एक्सिस पर अगर 10 है तो इक्वेटोरियल पे क्या होगी, हाफ हो जाएगी, हो जाएगी, सीधे ये निकाल सकते हैं, ठीक है। कई लोग क्या करते रहते हैं, फॉर्मूला लगाने में लगे रहते हैं, समझ आया। आपको कुछ दिया नहीं तो क्या कर सकते हैं, सीधा आपको रिजल्ट बताओ होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, डायपोल की वजह से दो पॉइंट हमने डिस्कस किए, परपेंडिकुलर और पैरेलल। परपेंडिकुलर में क्या होगी, परपेंडिकुलर मींस इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, और एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ आ गया। अब इसमें अगर क्या पूछा है, जनरल पॉइंट पे, किसी भी जनरल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, किसी भी एंगल थीटा पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कर सकते हैं कैलकुलेट। क्या करेंगे, कैसे करेंगे कैलकुलेट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी भी जनरल पॉइंट पर हम देखते हैं, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट पर देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे इस फॉर्मूले का डायरेक्शन उतना ज़्यादा पूछा नहीं गया है, फिर भी जैसा करंट पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है।
इसलिए वो ड्राइव करना आपको आना चाहिए। ठीक है, जैसे पोटेंशियल वाला तो आपका दिया हुआ है, बुक में भी दिया होगा, एनसीईआरटी में, लेकिन इसका नहीं दिया है, लेकिन इसमें कुछ अलग है नहीं, इसलिए कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जनरल पॉइंट का मतलब क्या है आपका, जैसे डायपोल रखा हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या रखा हुआ है पॉजिटिव, इसका सेंटर क्या है O, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, वही सेम आपकी लेंथ है 2a लेंथ है। ठीक है, तो 2a लेंथ हो गया इसका। आपसे क्या पूछा गया है कि यहाँ से r डिस्टेंस पर, यहाँ पे क्या है r डिस्टेंस पर, यहाँ पे कोई पॉइंट है P एट एन एंगल ऑफ थीटा, इस पे क्या निकालो, इलेक्ट्रिक निकालो। अभी कोई जनरल पॉइंट हो गया, जनरल पॉइंट मतलब ये डायपोल है आपका, तो इसे कहीं पे भी निकाल लो आप, किसी भी एंगल। अभी तक तो हमने एक परपेंडिकुलर लिया था और एक एक्सिस के हो, अब किसी भी एंगल थीटा पे बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या निकाल, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहले दो रिजल्ट हमने ड्राइव किए उन्हीं को यूज करके सीधा हम फॉर्मूला निकालेंगे, और कुछ अलग से मेथड नहीं कर रहे, समझे ना। और क्या करेंगे, डायपोल मोमेंट की जो वेक्टर फॉर्म है वो यूज करेंगे। डायपोल मोमेंट का वेक्टर फॉर्म क्या है, डायपोल मोमेंट P लिखेंगे, P इक्वल टू क्या होगा Q इंटू 2a, इसका ये डायपोल मोमेंट है, नहीं है। P क्या होगा Q इंटू 2a, और P की डायरेक्शन किधर होगी, P की डायरेक्शन होगी माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये डायरेक्शन होगी। हम ये माइनस क्यू प्लस क्यू हटा के यहाँ पे केवल क्या रख रहे हैं, P रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं P। तो इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, ये हटा लेते हैं यहाँ से 2a, और क्या कर लेते हैं यहाँ पे डायपोल मोमेंट, ये P है, केवल P रख देते हैं, ये माइनस क्यू प्लस क्यू सब हटा लिया, समझ आ गया। माइनस क्यू प्लस क्यू हमने सब हटा लिया, ये आपका डायपोल हो गया। ठीक है, डायपोल मोमेंट जिसकी डायरेक्शन क्या है P है, ये P वेक्टर हो गया। इस P वेक्टर की वजह से आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P पर। ठीक है, ये डायपोल मोमेंट हो गया, समझ आ गया। P की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकालेंगे, हम क्या कर लेंगे, P एक वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं है, तो P अगर वेक्टर है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो P के कंपोनेंट कर लेते हैं। कैसे कंपोनेंट, एक इस लाइन के अलोंग और एक लाइन के परपेंडिकुलर कर सकते हैं। एक लाइन के परपेंडिकुलर कर लेते हैं और इसके अलोंग। तो अगर P वेक्टर इधर है, P वेक्टर किधर है, इस तरफ, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, इसका इधर वाला कंपोनेंट, P वेक्टर का इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, cos कंपोनेंट आएगा, नहीं होगा। P का इधर कंपोनेंट देखेंगे तो क्या होगा, P cos थीटा होगा, और इधर कंपोनेंट क्या होगा इसका, P sin थीटा, यही तो होगा। तो हमने इस जो हमारा जो मेन डायपोल था उसको दो डायपोल में डिवाइड कर लिया, कौन सा, एक ए वाला P cos थीटा, दूसरा P sin थीटा, ये दो डायपोल हो गए। अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ P वाले को। ठीक है, अब हमारे पास एक डायपोल नहीं है, दो डायपोल है, एक ए और एक साइन वाला, दोनों की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। सबसे पहले ये वाला देखते हैं P cos थीटा। P cos थीटा, इसकी वजह से अगर सपोज आपका डायपोल ऐसे रखा हुआ है जिसका डायपोल मोमेंट P cos थीटा है, उसके लिए ये वाला पॉइंट एक्सिस वाला पॉइंट होगा, नहीं होगा। और जो डायपोल ऐसे रखा हुआ है उसके लिए वाला पॉइंट कौन सा होगा, इक्वेटोरियल वाला पॉइंट होगा, नहीं होगा। अभी तो बताया था कि अगर डायपोल ऐसे रखा है तो उसकी लेंथ के अलग जो पॉइंट होता है वो एक्सिस वाला पॉइंट होता है, और जो उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर, जैसे ऐसे कोई डायपोल रखा है तो उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर जो पॉइंट होगा, इस तक सेंटर ही था उसका, उसके सेंटर से उसके परपेंडिकुलर जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। तो इस वाले डायपोल के लिए जो P cos थीटा डायपोल है, इस वाले के लिए वाला पॉइंट एक्सियल पॉइंट होगा, और इस वाले डायपोल के लिए ये वाला कौन सा पॉइंट होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो P cos थीटा की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस तरफ आएगी। इस वाले डायपोल की वजह से एक्सिस के अलावा होती है, नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos थीटा। और जो P sin थीटा होगा ये वाला, इसके लिए वाला पॉइंट कौन सा है, इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे डायपोल मोमेंट है इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस तरफ। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P sin थीटा, वो इस तरफ होगी। ये समझ में आया। हमने क्या किया,
जो पी डायपोल था, यहाँ पे डायपोल रखा था, उस डायपोल से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक निकालना था, बट वो पॉइंट क्या था, एक एंगल थीटा पे था। हमें कौन से रिजल्ट पता थे, परपेंडिकुलर और इक्वेटोरियल वाले, एक्सियल और इक्वेटोरियल वाले रिजल्ट पता थे। तो हमने क्या किया, उस डायपोल मोमेंट को हमने वेक्टर की तरह यूज किया और वेक्टर के कंपोनेंट कर लिए, एक उसकी एक्सिस के अलॉन्ग, एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो इस डायपोल को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक डायपोल क्या हो गया, उस लाइन के अलॉन्ग हो गया और एक उसके परपेंडिकुलर। अब जो ए वाला डायपोल है, इसके लिए वाला पॉइंट एक्सिस वाला पॉइंट है और इसके लिए इक्वेटोरियल वाला पॉइंट। तो इक्वेटोरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होता है और एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड उसके डायपोल के अलॉन्ग होता है। अब दोनों का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। अगर ई पी कॉस थीटा लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी कॉस थीटा, तो एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या डिराइव किया था, शॉर्ट डायपोल का हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। क्या था एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी लिखा था हमने, एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, 2kp/r³। ये तो आया था, नहीं आया था, अभी फॉर्मूला ड्राइव किया था, कितना आया था, 2kp/r³। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2kp, p क्या होगा, p cos थीटा आएगा, 2kp cos थीटा बाई डिस्टेंस तो r³ भी है। शॉर्ट डायपोल के लिए लिख रहे हैं दोनों फॉर्मूले, ठीक है, फाइनाइट के लिए नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू p sin थीटा, p sin थीटा क्या है, इक्वेटोरियल वाला डायपोल, इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी, p sin थीटा जिसमें इक्वेटोरियल वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, kp/r³। तो वो क्या हो जाएगा, kp sin थीटा बाई r³। ये होगी, बताया था ना, इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होती है, kp/r³, डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है, और एक्सिस पे क्या होती है, 2kp/r³, वो डायपोल की लेंथ के अलॉन्ग होती है, एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये हो गई p sin थीटा, p cos थीटा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, p cos थीटा की वजह से इधर है, ये इधर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, इनके बीच में, नेट तो बीच में आएगी, नेट किधर आएगी, नेट ले लेते इस तरफ आ रही है, ऐसे ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जो इनका पैरेलग्राम बनेगा उसी के लोग तो आएगी, ठीक है, इस तरीके से ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा। अगर इसको x मानते हैं ex और इसको ey मानते हैं, तो e थीटा कितना हो जाएगा, e थीटा आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, क्या आएगा, e p cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस e p sin थीटा का होल स्क्वायर। e थीटा क्या है आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल, किसी भी एंगल थीटा पर इलेक्ट्रिक फील्ड e थीटा है। इनको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 2k, यहाँ पे kp/r³, kp/r³ तो क्या है, कॉमन है, ये बाहर आ जाएगा, बाकी यहाँ पर क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस एक क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, क्या यूज कर सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा को 1 - cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो कितना बचेगा, ये kp/r³ और ये बच जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ये बचेगा 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, किसी भी एंगल थीटा पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, क्या होगा, किसी भी एंगल थीटा पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, kp/r³ अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। निकालने का तरीका आना चाहिए। हमने क्या किया था, डायपोल मोमेंट था, एक डायपोल दिया था, उसके डायपोल मोमेंट को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया, एक इस लाइन के अलोंग और इस लाइन के परपेंडिकुलर। जो लाइन के अलोंग कंपोनेंट है उसके लिए वाला पॉइंट एक्सिस वाला पॉइंट, और जो लाइन के परपेंडिकुलर है उसके लिए वाला कंपोनेंट, उसके लिए ये वाला पॉइंट क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सी के अलोंग, तो p cos थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सी के अलोंग होगी, और p sin थीटा के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट था तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एंटी पैरेलल होगी। एंटी पैरेलल मींस p के अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों का फॉर्मूला हमें पहले से पता था, एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वही फॉर्मूला यूज करके एक्सिस के लिए क्या होती है 2kp/r³ होता था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2kp cos थीटा/r³, और इक्वेटोरियल पे क्या होता था kp/r³, ठीक है, तो यहाँ पे kp sin थीटा/r³। तो ये वाला क्या है, ये p cos थीटा की इधर है, p sin थीटा की इधर, नेट निकालना है तो क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ EP cos थीटा स्क्वायर प्लस EP sin थीटा स्क्वायर,
सॉल्व कर लिया तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई किसी भी एंगल थीटा पर। ठीक है, समझा? इसको पोजीशन वेक्टर आर के फॉर्म में, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आर कैप से मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। इसकी अगर आप डायरेक्शन निकालोगे तो डायरेक्शन के लिए वाला एंगल निकालो अल्फा, अल्फा निकाल सकते हैं। ये अल्फा अगर निकालोगे तो आप क्या कर सकते हो, आपको टोटल एंगल पता चल जाएगा। ठीक है, कितना पता चल जाएगा, इसकी एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, यही आएगा। अल्फा निकाल सकते हैं, अल्फा निकाल सकते हैं। ये अल्फा होगा तो ये वाला भी तो अल्फा होगा। होगा, ये अल्फा है तो ये वाला एंगल अल्फा प्लस थीटा होगा। कैसे होगा, एक्सट्रा एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल नहीं होता है। ये थीटा है, ये अल्फा है, ये वाला अल्फा निकाल दो बस। ये थीटा तो ऑलरेडी गिवन है, ये थीटा है, ये अल्फा निकाल लेंगे का तो हमारी जो डायरेक्शन होगी वो डायपोल की एक्सिस से अल्फा प्लस थीटा पर होगी, नहीं होगी? तो बस अल्फा निकालो। अल्फा कैसे निकलेगा बताया था, ये अगर ई वाई है ई एक्स है तो टेन अल्फा का फॉर्मूला बताया था, ई वाई बाई ई एक्स, नहीं बताया था? यहाँ से टेन अल्फा लगा सकते हैं। टेन अल्फा क्या होगा, ई वाई इस ई पी साइन थीटा अपॉन ई पी कॉस थीटा, ये नहीं बताया था? टेन थीटा वेक्टर के लिए ई पी साइन थीटा अपॉन ई पी कॉस थीटा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, कर सकते हैं? ई पी साइन थीटा को ई पी कॉस थीटा डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर दो तो यहाँ से साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा, ये तो बचेगा साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा क्या आएगा 1/2 tan थीटा। तो यहाँ से tan अल्फा आ गया, tan अल्फा क्या आ गया 1/2 tan थीटा, ये आ गया। ठीक है, तो tan अल्फा आ गया, अल्फा क्या हो गया, अल्फा हो गया tan इनवर्स 1/2 tan थीटा, ये अल्फा हो गया। और डायरेक्शन क्या होगी, अल्फा प्लस थीटा पर। ठीक है, तो ई क्या होगा, ई और पी के बीच में कितना एंगल होगा, अगर पी आपका इधर है तो ई क्या होगा, इस तरफ होगा, ई थीटा कितने एंगल पर, अल्फा प्लस थीटा। थीटा ऑलरेडी गिवन है, अल्फा की वैल्यू ये, समझ आ गया? तो इस तरीके से क्या होगी, इलेक्ट्रिक किसी भी जनरल पॉइंट पर मेथड पता होना चाहिए, बस कैसे निकालना है। हमें कुछ अलग से डेरिवेशन नहीं करना है, जैसे हमने पिछले 2 डेरिवेशन किए थे, हमें बस जो पिछले 2 डेरिवेशन है उन्हीं को यूज करके हमने इसको डिराइव किया है। ठीक है, हमने क्या किया, इसको 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया, एक्सेस और इक्विटोरियल वाला फॉर्मूला लगा दिए और नेट इलेक्ट्रिक के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। तो फॉर्मूला और डायरेक्शन आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा नहीं गया, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये पूछा जा सकता है कई बार। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल हो गया, डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, समझ आ गया?